नमस्कार। आज इस अत्यंत ज़रूरी मुद्दे पर आप सभी लोग इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं हार्दिक रूप से आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है वो महाविकास अघाड़ी के महाकतल खाने की कहानी 125 घंटे के वीडियो में जो कैद हो चुकी है उस विषय पर है। किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि महाराष्ट्र, जिसकी एक बहुत ही स्वस्थ राजनीतिक और लोकतांत्रिक संस्कृति रही है कि हम लोग एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी तो ज़रूर होते हैं, परंतु हम एक दूसरे को अपना शत्रु कभी नहीं मानते। इस परंपरा और संस्कृति के खिलाफ जाकर जिस महाविकास अघाड़ी की सरकार को वैसे तो महावसूली अघाड़ी भी कहा जाता था उनके पूर्व के कारनामों को देखते हुए, और महाविनाश अघाड़ी भी कहा जाता है उनके आजकल के कारनामों को देखते हुए, पर आज जो 125 घंटों की मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है उस वीडियो फुटेज की, उससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि अब MVA सरकार का नाम महाविद्वेष अघाड़ी सरकार बन जाएगा। क्योंकि इस पूरी की पूरी 125 घंटे की वीडियो फुटेज में वो सारे सबूत मौजूद है, वो सारे कबूलनामे मौजूद है, वो सारे कन्फेशंस मौजूद है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मतलब विरोधी पक्ष के नेताओं को और एक तरीके से लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए ही किस प्रकार से सबसे ऊंचे स्तर से, चाहे वो पुलिस का महकमा हो चाहे वो सरकारी महकमा हो, एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र को रचा गया ताकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए जाए, उन्हें फंसाया जाए और उन्हें राजनीतिक रूप से उनका कत्ल कर दिया जाए। और इसीलिए आज जब हम कहते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी, महाविद्वेष अघाड़ी की महाकत्ल खाने की कहानी है, तो वो इसीलिए कहते हैं ताकि विपक्ष के नेताओं की, जिसमें गिरीश महाजन जी थे, देवेंद्र फडणवीस जी थे, सुधीर मुनगंटीवार जी थे और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और अन्य नेताओं के खिलाफ किस प्रकार से साजिशें रची गई। ये 125 घंटे की जो फुटेज है, इसको क्योंकि वहां पर विधानसभा अभी चल रही है, तो एक जिम्मेदार पक्ष होने के नाते महाराष्ट्र के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने इस पूरे मामले को कल विधानसभा में 1 घंटे तक उठाया है। सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से एक एक बात को प्रमाण के साथ रखा है और इस सारे सबूत को, जिसे मैं आपको कुछ देर में पढ़कर सुनाऊंगा और आप चौंक जाएंगे जब आप सुनेंगे इसमें किस प्रकार की बातें की गई है, और ये सारा वीडियो पर है, आप चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सारी चीजों को, इस 125 घंटे के वीडियो फुटेज को, अलग अलग पेन ड्राइव को देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के पास सुपुर्द कर दिया है और फिर उसकी एक कॉपी महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी दे दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डिटेल में पढ़कर सुनाऊं उससे पहले, कि इसमें क्या क्या निकल कर आया है। ये जो 125 घंटे की फुटेज है, ये क्योंकि मराठी में है और मराठी भाषा में ये सारी रिकॉर्डिंग हुई है, और जो व्यक्ति है, जो इसके मुख्य किरदार है, जिनका नाम है प्रवीण पंडित चौहान, ये बहुत अहम नाम है, इसको दर्ज करके रख दीजिए। प्रवीण पंडित चौहान ये महाराष्ट्र में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष सरकारी वकील है। और किस प्रकार से ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर परसिक्यूटर बन गए,
किस प्रकार से उनका दफ्तर एक अड्डा बन गया साजिशों का, षड्यंत्रों का, किस प्रकार से पुलिस के अलग अलग लेवल के अधिकारियों के साथ और महाविद्वेष अघाड़ी के मंत्रियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी, मतलब वहां की विपक्ष, मतलब लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए झूठे केस कैसे दर्ज करने हैं, किस प्रकार से फॉल्स एविडेंस प्लांट करना है, किस प्रकार से ड्रग्स का भी मामला इसमें लाना है ताकि मकोका लगाया जा सके, किस प्रकार से फर्जी केस बनाने हैं, किस प्रकार से रेड करवानी है, रेड करवाने के लिए पुलिस को सूचना देनी है कैसे रेड करनी है, रेड करने से पहले होटल रूम बुकिंग करनी है तो कैश में कैसे करनी है, कौन उसकी पेमेंट करेगा, ये तमाम सूचनाएं देना और एफआईआर भी दर्ज करवाना, खुद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसका ये काम नहीं होता अमूमन। किस प्रकार से इसकी मैनेजमेंट की गई, इसका सारा का सारा सबूत, प्रमाण हमने विधानसभा के अध्यक्ष और महाराष्ट्र की सरकार के पास दे दिया है। और हमारी ये मांग है, और जब आप इन बातों को सुनेंगे एक के बाद एक अलग अलग वीडियोस में क्या कहा गया है, तो हमारी ये मांग है, क्योंकि सरकार के मंत्री भी इसमें शामिल है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी भी इसमें शामिल होने की बात हो रही है, तो एक निष्पक्ष जांच सरकार के तहत काम करने वाली महाराष्ट्र की पुलिस से तो उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और इसीलिए हमारी यह मांग है कि जो पूरा मामला हमने रखा है सबूत सहित, इसमें एक सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस बात को कल रख दिया गया है। महाराष्ट्र की सरकार इस मामले पर कि क्या वो इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच के लिए तैयार है या नहीं है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। और मुझे लगता है कि उनकी चयनात्मक खामोशी में भी कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आपकी नाक और कान के नीचे ही सारा कुछ चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि आपकी मौन स्वीकृति या आपकी जाहिरी तौर से स्वीकृति तो इसमें रही होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला मामला जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो क्या है। गिरीश महाजन जी, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके ऊपर उनके और उनके सहयोगियों के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। संस्थान को लेकर एक मामला है जिसमें आरोप ये लगाया जाता है कि गिरीश महाजन जी ने धमकी दी थी, किसी को, दूसरे गुट के व्यक्ति को धमकी दी थी, यह आरोप लगाया गया था। इस एफआईआर को, इस केस को ट्रांसफर किया जाता है और इस केस के बारे में, जिसमें अब गिरीश महाजन जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से रिलीफ मिल चुकी है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को कहा है कि इसमें कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस मामले में जो संवाद होता है वीडियो के माध्यम में जो दिखाई देता है, मराठी में है, तो मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा कि संवाद जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है चव्हाण, वो किस प्रकार का संवाद कर रहे हैं और किन किन लोगों से वो संवाद कर रहे हैं, ये भी आपको पता चलेगा। प्रवीण पंडित चव्हाण कहते हैं या दिखाई देते हैं एक वीडियो में कहते हुए कि किस प्रकार से मकोका लगाना है इस केस में, जिसमें मकोका का कोई लेना देना नहीं है, ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं है। ड्रग्स का व्यापार करता है, ये वो बताएगा क्या, ये उनकी बातचीत चल रही है कमरे में जो रिकॉर्ड हो रही है, जिसका वीडियो हमने दिया है, 125 घंटे की फुटेज। ऐसा बताया तो मकोका लगेगा। एक और वीडियो है जिसमें कहते हैं वो गिरीश महाजन जी का नाम लेने को तैयार तो है ना, एक छोटा जवाब तैयार करता हूं, वो माफी का गवाह बनने के लिए तैयार है क्या? ड्रग्स का नाम लिया तो मकोका सही बैठता है और ड्रग्स बरामद होना ही चाहिए, ऐसा कहां है? बरामद किए तो गुनहगार है, ऐसा नहीं है, सिर्फ शक तैयार करना ही काफी है। ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस प्रकार से गिरीश महाजन जी को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। एक अलग मामले में ड्रग्स का मामला उसमें डालकर, मकोका लगाकर किस प्रकार से उनको फिर प्रताड़ित किया जा सकता है, उसका प्रमाण नंबर 1 मैंने आपके सामने पेश किया है। एक और वीडियो है जिसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि अजीत पवार सपोर्ट नहीं करते। अजीत पवार मंत्री है, सरकार के मंत्री है,
वो कहते हैं अजीत पवार सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बड़े साहब सब देख रहे हैं, बड़े साहब सब देख रहे हैं, कोई अच्छा अधिकारी है क्या, 4-5 अच्छे अधिकारी होंगे तो उनका नाम मुझे दो, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। ये अजीत पवार के विषय में ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा एक और वीडियो में, सारे जवाब मैंने लिखकर दिए थे, लेकिन उन्होंने सब खो दिए हैं और पूरा मामला बेकार कर दिया है। साहब ने डीजी से पूछा है कितनी मीटिंग हुई, साहब ने डीजी से पूछा है कितनी मीटिंग हुई, सीपी को रात भर बैठा कर रखा। साहब यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में मौजूद थे। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर गया, ये चव्हाण बोल रहे हैं, मैं पीछे के दरवाजे से अंदर गया, उन्होंने फोन लगाया, मैं गाड़ी में बैठा और तुरंत डीजी का फोन आया। सीएम अजीत दादा, वलसे पाटिल, डीजी भी थे, सीपी भी थे। सीपी को रात भर बैठा कर रखा, फिर सीपी को फोन पर फोन आने लगा, सब कुछ नेगेटिव था, मैंने कॉपी सौंपी, अंत में साहब से कहकर मैंने अधिकारी को बदलवाया। अनिल देशमुख होते, सुनिए इस बात को, अनिल देशमुख होते तो फायदा हुआ होता, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं। प्रवीण चव्हाण आया तो उसे एंटी चेंबर में बैठाओ, साहब को ऐसा आदेश था, साहब का ऐसा आदेश था, मेरे बिना तो अनिल देशमुख का पता भी नहीं हिलता था, पत्ता भी नहीं हिलता था। ये इस प्रकार से अनिल देशमुख किस प्रकार से काम करते थे, वो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, उनके बारे में क्या कह रहे हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो आपके सामने है। फिर वो कहते हैं गिरीश महाजन जी के केस के विषय में, चाकू को खून लगा के रख देते हैं और उसको जब्त कर लेते हैं। एक चाकू खरीद कर चर्चा के दौरान वहां फेंक देना चाहिए, जब्त करने के लिए और क्या चाहिए। ये किस प्रकार से एविडेंस प्लांट करना है गिरीश महाजन जी के केस में, ये चाकू को लेकर किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, ये आपके सामने है। और ये सारी प्लानिंग किस प्रकार से हो रही थी वो भी आपको मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से, उसके ट्रांसक्रिप्ट के माध्यम से बताया है। गिरीश महाजन इस मामले में नहीं फंस रहे हैं, सीपी को निकालने के अलावा और कोई पर्याय नहीं है, डीजी को मिलने वाले हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। ये उनकी बातें चल रही हैं कि कैसे गिरीश महाजन को फंसाना जरूरी है। साहब को फोन करके मीटिंग बुलाई, मकोका के लिए सुनने को तैयार नहीं है। ये एक और वीडियो चल रहा है जिसमें वो बात कर रहे हैं। एक दिन में एफआईआर ड्राफ्ट करके दिया, वो कह रहा है मैंने एक दिन में एफआईआर ड्राफ्ट करके दे दी। आपको पता है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो पुलिस के बनाए हुए केस को, उसका पक्ष रखता है कोर्ट में। खुद एफआईआर ड्राफ्ट करने का काम ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नहीं होता। अलग अलग उनके विभाग होते हैं, अलग अलग उनकी पावर्स होती है। और इस प्रकार से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस प्रकार से एफआईआर दर्ज करवाने की बात और लिखने की, ड्राफ्ट करने की बात कर रहा है, वो आपके सामने है। खुद से पढ़कर मैंने धाराएं लगाई, कई धाराएं लगाई, लेकिन उन्होंने कई पैराग्राफ गायब कर दिए। तो किस प्रकार से ये मैनेज किया जा रहा था, एफआईआर ड्राफ्ट की जा रही थी, उसको फिर दिया जा रहा था, फिर कुछ पैराग्राफ और कलम जो सेक्शन है उसको रखे जा रहे थे, कुछ हटाए जा रहे थे। अलग वीडियो में बोलते हैं, ऐसे कई वीडियोस है, तो मैं आपको मेन वीडियोस की बातें बता रहा हूं। ये सारी मराठी में बातचीत हो रही थी। गिरीश महाजन का नाम डालो, ये प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं, मैं जवाब तैयार करता हूं, आगे क्या बोलना है, स्टेटमेंट में क्या डालना है, ये सब निर्देश दे रहा हूं। भोईटे जाएगा, वो एक पक्ष है इस पूरे मामले में, भोईटे जाएगा, वहां अपना आदमी आएगा और सामान रख देगा। किसके पास से क्या जवाब लेना है यह भी समझा दिया है। अब एक वीडियो है जिसमें कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैठे हैं एसपी के साथ और उनके बीच में यह बातचीत चल रही है। और बातचीत कैसी चल रही है, किस प्रकार से रेड करवाने के विषय में चल रही है। होटल का बिल मत दो, ये कह रहे हैं कि होटल का बिल मत दो, 10,000 दिया है, वहां अपना आदमी रखो। वो 2 फाइल में गिरीश महाजन का फोटो लगाना है, फाइल में फोटो लगाना है गिरीश महाजन जी का। पंच का नाम है, मैं व्हाट्सएप पर भेजता हूं। 2 साइबर एक्सपर्ट रखो, वो अपने आदमी होंगे, साइबर एक्सपर्ट अपने आदमी होंगे।
जो हमें पता है वो पुलिस को कहां पता है, 2 टेक्नीशियन रखना है और वो सामान रख देना है। इस प्रकार से वो पुलिस के आला अधिकारी को इस मामले में कैसे रेड करनी है, कैसे एविडेंस प्लांट करना है, उसकी पूरी की पूरी गाइडेंस और निर्देश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देते हैं। उन्हीं के साथ, उसी अधिकारी एसपी के साथ फोन पर बात करते हुए वो कहते हैं, चव्हाण पंचनामा मैनेज करो, 6:30 बजे ऑर्डर मिलना चाहिए, डीडीआर पहचान का हो तो फोन करना। इस प्रकार से पूरी मैनेजमेंट केस की करना। अब मैं आपको कुछ और उनके वार्तालाप के बारे में बताऊंगा। ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व नेता रहे हैं और अब वो एनसीपी में शामिल हो चुके हैं, एकनाथ खड़से के बारे में। खड़से साहब को साहब के पास लेकर जाता हूं मैं, जयंत पाटिल, ऐसे लोग अजीत पवार साहब के पास जाते हैं। मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं आया तो राष्ट्रवादी का वकील हूं, इसका सबूत मिल जाएगा। ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं। ये पूरे इसी संदर्भ में है, इसी मामले के संदर्भ में है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाना है, किस प्रकार से ये होटल में बुकिंग कराकर फिर रेड करवानी है, ये सारी चीजें उसके संदर्भ में ही कहा जा रहा है। कुछ और आपको अंश पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि काफी लंबा है, 125 घंटे का फुटेज है। वैसे तो अगर देखा जाए तो कल देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया कि इसकी 25-30 अच्छी वेब सीरीज बन सकती है, परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि वेब सीरीज तो ऐसी घटनाओं पर बनती हैं जो वास्तविक नहीं होती है, परंतु ये वास्तविकताएं की बातें हैं, ये जो असलियत में हो रहा था और ये जो साजिशें रची जा रही थी, ये उसका प्रमाण है। अब ये इस वीडियो में बातचीत हो रही है कि किस किस को फंसाना है भारतीय जनता पार्टी से, टारगेट कौन है, किसको फंसाना है, ये चव्हाण कह रहे हैं। जयकुमार रावल भारतीय जनता पार्टी के नेता है, गिरीश महाजन, देवेंद्र फडणवीस, संजय कुटे और मुंगंटीवार, इन लोगों के नाम लेकर ये बात कह रहे हैं कि इनको फंसाया जाना है। नागपुर से मुझे फोन आया, अगले हफ्ते में कहाँ रहूंगा ऐसा पूछा, मुंबई कब आओगे, शुक्रवार को आओ, इस प्रकार की बातें चल रही है। उसके अलावा एक वीडियो में बात चल रही है कि उनको पता भी नहीं था कि गिरीश महाजन जी उस समय पुणे में थे या नहीं थे, तो वो आरोप सिद्ध हो या सही, उनका जो आरोप लगाना है वो सही लगे, इसलिए उन्होंने ये बात की। गिरीश महाजन पुणे में कब आए वो जानकारी हमने मंत्रालय से निकाली है। अनिल देशमुख डरते नहीं हैं, उनको टारगेट दिया तो वो करते हैं। ये अनिल देशमुख के बारे में बोल रहे हैं। अनिल देशमुख डरते नहीं हैं, उनको टारगेट दिया तो वो करते हैं। जयंत पाटिल खड़से के अच्छे संबंध है, उन्होंने सीधे कहा था कि चव्हाण आए तो उसे देख लो। फडणवीस गया मतलब फडणवीस को अगर टारगेट कर दिया गया तो एक विधानसभा अनिल देशमुख के लड़के के लिए खाली हो जाती। एक स्टेज के बाद बहुत पैसा लगता है। टारगेट कौन कौन है उसी संदर्भ में फिर और आगे बात हो रही है। देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, सुधीर मुंगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले, फाइलें तैयार है और अपने टारगेट हैं। फिर एक साहब के बारे में बात की जा रही है। साहब कभी पिक्चर में नहीं आते, वो किसी को घर पर बुलाकर बताते हैं, सीधा फोन करेंगे तो पुलिस स्टेशन की डायरी में बिना मतलब का दर्ज हो जाएगा। लेकिन साहब को इन सब को समाप्त करना ही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुनिए इस बात को। देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन को तो 1,01% समाप्त करना है। गिरीश महाजन और देवेंद्र फडणवीस को तो अटकाएंगे ही, कैसे भी करके अगले साल तक इनको हटाना ही है, मतलब फडणवीस खत्म। ये इस प्रकार की बातें हो रही है और इस प्रकार की प्लानिंग सर्वोच्च सरकार के जो कर्ता धर्ता है उनके आशीर्वाद के साथ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में, जो कि एक अड्डा बन चुका है महाकतल खाने का, उसमें ये सारी बातें की जा रही है।
कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं जो बातें चलती हैं, केवल इस केस के बारे में नहीं, और अनिल देशमुख के बारे में कुछ बातें जिसको मैं कहता हूं कि जो कन्फेशन, आखिरी कन्फेशन की जरूरत है। वैसे तो अनिल देशमुख अभी भी जेल में है, उनको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली है, परंतु जिस विषय के लिए वो जेल में है उसके बारे में भी क्या बात की जाती है वो जरा सुनने लायक है। वीडियो में कहते हैं, अनिल देशमुख जी ने तो ट्रांसफर में पैसे कमाए, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं और ये सरकार के मुलाजिम हैं। अनिल देशमुख जी ने ट्रांसफर में पैसे कमाए 100 करोड़ से भी ज्यादा, कम से कम 250 करोड़। सिर्फ ट्रांसफर में ही नहीं, गाड़ी की खरीदारी में भी, निर्माण कार्य का भी टेंडर, ऐसे कई रास्ते हैं। 2 साल में कम से कम 250 करोड़ रुपए कमाए हैं। क्या लगता है, मुंबई में तो 100 बड़े बिल्डर हैं, हर एक ने 2-3 करोड़ दिए तो 200-300 करोड़ बड़े आसानी से जमा हो जाते हैं। बिल्डर के लिए 2 करोड़ की रकम कोई बड़ी बात नहीं है। यह बात तो तय है कि अनिल देशमुख हमारे काम आ सकते थे। मैं साहब का आदमी हूं, लेकिन मैं फोटो नहीं रखता, संबंध नहीं दिखाता हूं, कभी स्टेटस भी नहीं रखता हूं, परंतु अनिल देशमुख के जो काले कारनामे थे उसके विषय में भी सरकार के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कह रहे हैं वो आपके सामने है। इसके अलावा आखिरी अंश कुछ सुनाता हूं और फिर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। देखिए, वीडियो में बातचीत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि राजनीति करनी है तो सीपी, ईओडब्ल्यू ये सभी अपने होने चाहिए। बड़े साहब ने बताया है, देशमुख 25 लाख रुपए लेकर आए थे। अनिल देशमुख की बात चल रही है, अनिल देशमुख 25 लाख रुपए लेकर आए थे, परंतु मैंने नहीं लिए, बाद में वो पकड़े गए। 25 लाख में अपनी गाड़ी आ जाती, वो खुद दे रहे थे, फिर भी हमने नहीं लिया। नसीब कैसा है देखिए, लेकिन उसका दुख नहीं है, हमारे ही आदमी है। वो इंसान चाहिए था, वो इंसान होना चाहिए था। इस प्रकार से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बात कर रहे हैं। एक और भी दिलचस्प मामला है जिसके विषय में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बात करते हैं और ये कोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं, छगन भुजबल के मामले में। जज छगन भुजबल जी को पैसे लेकर छोड़ दिया, यह बहुत गंभीर आरोप है। यह स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर महाराष्ट्र सरकार के ये कह रहे हैं और इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं न्यायालय पर कि जज छगन भुजबल जी से पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया। मुंबई में एक वकील है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जज मैनेज करना इतना ही उसका काम है। 1 करोड़ तय हुआ था, 50 लाख वो रखती है और 50 लाख देती है। गिरीश महाजन की फाइल थी, वो आगे देनी चाहिए। रावल को अंदर डाल दिया होता और महाजन को उठा लेते, इन दोनों को उठा लेते तो डर जाते। फिर अनिल गोटे जो नेता है उनसे भी फोन कॉल पे बात की जा रही है और वो बात कर रहे हैं, वो संजय राउत ये बात अनिल गोटे से कर रहे हैं। अनिल गोटे कौन है आप जान सकते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति आप उससे वाकिफ है। वो संजय राउत ने 3.5 नेता कौन से बताए हैं, ये संजय राउत की यहां पर एंट्री होती है। तावड़े, गिरीश महाजन, रावल, देवेंद्र फडणवीस, रंजीत पाटिल, हमारे पास सभी फाइल्स है, जेरोक्स देता हूं, कहां मिलना है? वहीं आरबीआई के नजदीक 302 नंबर के कमरे में। तो इस प्रकार से ये बातें चल रही है और इसमें अगर आप आगे जाएंगे, ये 125 घंटे का फुटेज देखेंगे तो रश्मि शुक्ला के मामले में भी किस प्रकार से उनको फंसाना है उसके बारे में भी कॉल पे क्या बातचीत हो रही है, वीडियो में क्या बातचीत हो रही है। जो इस पूरे मामले के वकील है एमडी पाटिल, उनके साथ उसका भी इसमें कन्फेशन है। ये सारी बातें जो आती है, इसमें आखिरी में नवाब मलिक के केस में भी एक खुलासा है। सरकारी वकील कहते हैं, और नवाब मलिक को कैसे फंसाना है इसके विषय में कहते हैं कि नवाब मलिक को कहना है
कि ये फ्रॉड है जो मुझे देवेंद्र फडणवीस जी ने करने के लिए कहा है। मतलब नवाब मलिक को बचाने के लिए अब इसमें झूठे तरीके से कैसे देवेंद्र फडणवीस जी का नाम घसीटना है, तो ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक को केवल इतना कहना है कि ये फ्रॉड है और मुझे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है ये करने के लिए। ये इस प्रकार के आरोपों की भी बात कैसे लगाए जाने चाहिए और मैनेज किए जाने चाहिए, ये भी एक वीडियो में कैद है। देखिए साथियों, कुल मिलाकर जो इस 125 घंटों की वीडियो फुटेज से सामने निकलकर आ रहा है वो ये है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री, महाराष्ट्र की सरकार का प्रशासन और महाराष्ट्र की पुलिस के कुछ अधिकारी मिलकर विपक्ष के नेताओं को कैसे फंसाना है इसके बारे में पूरी साजिशें रच रहे थे। और इसका प्रमाण हमने विधानसभा में, विधानसभा के अध्यक्ष के सामने और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के सामने यह देकर रखा है कि इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और इसके लिए केवल और केवल सीबीआई ही इसमें जांच कर सकती है। इसके पहले भी महाराष्ट्र की सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, किस प्रकार से पुलिस का गलत इस्तेमाल वसूली के लिए किया है, पुलिस का इस्तेमाल कुछ पत्रकारों को टारगेट करने के लिए किया है, पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कुछ अन्य लोगों को टारगेट करने के लिए जो उनके समर्थन में नहीं है उनको करने के लिए किस प्रकार से किया है, किस प्रकार से प्रताड़ित करने के लिए अवैध और अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए गए हैं। यह बात अलग अलग समय पर महाविकास आघाड़ी की सरकार ने आपके सामने आपको दिखाया है। और इसीलिए आज हमारी ये मांग है कि ये षड्यंत्र जो लोकतंत्र के खिलाफ किया गया था, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नहीं, महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ किया गया था, इसमें सीबीआई जांच बहुत जरूरी है। इसके जो भी मुख्य किरदार है इनकी जांच बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय पर किसी के सवाल होंगे तो सवाल ले सकते हैं, अन्यथा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जी। शरद पवार का भी इस पर रिस्पॉन्स आया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है डिस्टेबलाइज करने की, ये एक और एफर्ट है और इस वीडियो का जो है वो ऑथेंटिसिटी चेक की जाए। देखिए ऐसा है कि आज जो इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन पर और खुलासे पर जिसको विधानसभा में रखा गया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे तो एक चीज साबित हो जाती है कि चोट कहां लगी है और दर्द किसको हुआ है वो तो पहले सामने निकल कर आ रहा है। ये वो लोग हैं महाविकास आघाड़ी के जिन्होंने बिना एक भी सबूत के, एक भी प्रमाण के, हर रोज संजय राउत से लेकर अलग अलग इनके नेता ये आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय एजेंसी उनको टारगेट कर रही है। नवाब मलिक के भी मामले में लगाया है कि केंद्रीय एजेंसी हमें टारगेट कर रही है। हालांकि नवाब मलिक के मामले में तो पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जेल में डाला है, फिर रिमांड बढ़ाई है और अब जुडिशियल कस्टडी में है। पर जिस मामले में सबूत सहित हमने अपनी बातों को और आरोपों को रखा है उसमें निष्पक्ष जांच की मांग करने से क्यों कतरा रही है महाराष्ट्र की सरकार? आज मांग केवल इतनी है, ये सही है गलत है, आरोप में बुनियादी कोई बातें हैं नहीं हैं, सीबीआई की जांच होने दीजिए, निष्पक्ष जांच करवा दीजिए, उसके लिए तैयार हो जाइए। दूध का दूध पानी का पानी सब निकलकर सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कि इस विषय पर अगर और कोई सवाल ना हो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं समाप्त कर सकते हैं। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।